अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है बेटा? फोर्थ ईयर इवनिंग, आवाज आ रही है जी? वालेकुम सलाम मैम, ये सारी आवाज़ आपकी। आवाज आ रही है? इफ्रा, अल्फिया जी, और यस मैम आ रही है। पढ़ रहे हो बेटा? नूर, फातिमा, नौशीन, कौन कौन आ गया है? हाँ, पढ़ाई हो रही है, लेक्चर्स पढ़ रहे हो आप लोग डेली बेसिस पे जी? क्विज होने वाला है आपका नेक्स्ट वीक में। अनाउंसमेंट में देख लिया था जाके आप लोगों ने एलएमएस पर जी? असाइनमेंट बन रहा है? मैम अभी तो असाइनमेंट बन रहा है। ठीक है, असाइनमेंट बनाओ। कुछ चीजें नहीं समझ में आए तो पूछ लिया करो। किसी एक ने, पता नहीं मॉर्निंग या इवनिंग में से आपने किसी ने अननोन नंबर से आप लोग पूछते हो तो बेटा अपना नाम तो जरूर लिखा करो कि कौन है। ठीक है, चलें आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर द फार्मेसी सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम। कंटेंट है इसमें हमारे पास, पर्पस ऑफ सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई फैसिलिटी। क्यों जो है वो हॉस्पिटल फार्मेसी में जो है हम सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम की फैसिलिटी हम बना रहे होते हैं, वहाँ पे क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं हॉस्पिटल को। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई सर्विसेज, उसके फंक्शंस क्या हैं, कौन कौन सी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ CSSR, आपका सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम की मैनेजमेंट किन किन लोगों के अंडर आती है, क्या उसका ऑर्गेनोग्राम होता है, ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन लोग होते हैं। मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ सप्लाई रूम, किस तरह उसको मैनेज कर रहे होते हैं, उसका ऑर्गेनोग्राम क्या है, किन किन पोस्टों पर लोगों को अपॉइंट किया जाता है। इसके अलावा इसकी आगे जो डिटेल होगी वो हम पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। द फार्मेसी सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम, द सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम इज अ यूनिट और सर्विस डीलिंग विद द सप्लाई ऑफ professional sterile and non-sterile supplies to different departments, both to specialized units as well as general wards and OPD। जो सिंपली अगर हम कहें तो सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम या सप्लाई रूम या स्ट्राइल रूम प्रोसेस, स्ट्राइल प्रोसेसिंग जो कि एक सर्विस होती है या एक डिपार्टमेंट होता है, एक यूनिट होता है जो कि डिफरेंट हॉस्पिटल्स के डिपार्टमेंट को जितनी भी स्टाइल और नॉन स्टाइल चीज़ें वहाँ पर जिनकी ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उनको सप्लाई कर रहा होता है। इनमें हमारे पास OPD आ जाता है, जनरल वार्ड्स आ जाते हैं, इन पेशेंट आ जाते हैं। इसके डिफरेंट सिनोनियम्स है। सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम को आप जो है सिंपली हम ऑल्सो कॉल्ड स्ट्राइल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, स्ट्राइल प्रोसेसिंग सेंट्रल सप्लाई डिपार्टमेंट, और सिंपली हम इसे सेंट्रल सप्लाई भी कह सकते हैं। इज एन इंटीग्रेटेड प्लेस विद इन हॉस्पिटल that performs sterilization and other actions on medical devices, जो कि हॉस्पिटल में मौजूद होता है। और इसके फंक्शंस में क्या क्या चीज़ें आई, क्या क्या वहाँ पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। स्टरलाइजेशन होती है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट या जो चीज़ें हॉस्पिटल में यूज़ हो रही हैं उनकी स्टरलाइजेशन है। एंड अदर एक्शन ऑन मेडिकल डिवाइसेस, इक्विपमेंट एंड कंज्यूमेबल्स। स्टरलाइजेशन के अलावा जितने भी वहाँ पर अगर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं, जो इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, उनकी अगर क्लीनिंग करनी है, स्टरलाइजेशन करना है, उसको असेंबल करना है, डिसअसेंबल करना है, ये तमाम काम जो होते हैं वहाँ पर हो रहे होते हैं। फॉर सब्सिक्वेंट यूज बाय हेल्थ वर्कर्स इन दी ऑपरेटिंग थिएटर्स ऑफ द हॉस्पिटल एंड ऑल्सो फॉर अदर एसेप्टिक प्रोसीजर्स। और ये जितने भी सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम में जितनी भी चीज़ें स्टरलाइज हो रही हैं या दूसरी जो भी एक्शन वहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं, वो एट द एंड हेल्थ वर्कर्स उसे यूटिलाइज कर रहे होते हैं। किसके लिए? फॉर द पेशेंट बेनिफिट के लिए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। प्रोफेशनल सप्लाईज में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सिंपल बेटा हमने यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट दे दी है। डायलिसिस कैथेटर्स हैं, कार्डिक कैथेटर्स हैं, सिरिंजेस हैं, ट्यूबिंग है, यूरिन कलेक्शन सेट्स हैं, IV सेट्स हैं, नीडल्स, ब्लड बैग्स, ग्लव्स एटसेट्रा। The central sterile supply room initially started as equipment room with autoclaving facilities. Now a sterile room utilizes the modern production line techniques with automatic control recording devices to ensure sterility. अगर हम स्टार्ट की बात करें कि इनिशियली जब हॉस्पिटल्स हमारे, अगर हम पास्ट में जाते हैं
तो सेंट्रल स्ट्राई सप्लाई रूम कोई बहुत बड़ी फैसिलिटी या एक डिपार्टमेंट नहीं होता था, सिंपल एक रूम होता था जहाँ पर तमाम चीज़ें जो थी स्टरलाइज होती थी और ज़्यादातर वहाँ पर स्टरलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव वगैरह यूज होते थे। नाउ अ स्ट्रायल रूम यूटिलाइजेज द मॉडर्न प्रोडक्शन लाइन टेक्निक्स। अब जो है क्या है, उसके बाद डिफरेंट मॉडर्नाइज इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, डिफरेंट टेक्निक्स आ गई है, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम उनके पास आ गए हैं जिसके जरिए वो स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं या स्टेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। पर्पस ऑफ सेंट्रल स्ट्राई सप्लाई फैसिलिटी, क्या पर्पस क्या है इसका, क्या जरूरत थी हॉस्पिटल को सेंट्रल स्ट्राई सप्लाई फैसिलिटी, एक पहले जो सिंपल एक रूम के बजाय एक डिपार्टमेंट है या कंप्लीट आपके पास यूनिट मौजूद होता है। The purpose of this central sterile supply room is a centralized system for complete decontamination and provide continuous and quality supply of sterilized material, professional support and services for patient care. Contributes to reduction in hospital infection rate. सबसे मेन चीज तो ये है कि कंप्लीट डिकंटामिनेशन कर देते हैं हॉस्पिटल में जितने भी इक्विपमेंट्स यूज हो रहे, जितनी चीजें उसे फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, उनका मेन पर्पस ये होता है। और इस तरह ये क्वालिटी सप्लाई चीजें कर रहे होते हैं तमाम जितने प्रोफेशनल्स जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं उन्हें, और कंट्रीब्यूट करते हैं रिडक्शन इन हॉस्पिटल इन्फेक्शन रेट। ठीक है, जब डिकंटामिनेशन होगी यानी कि कंप्लीट रिमूवल ऑफ आपके ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, तो क्या होगा, इन्फेक्शन रेट भी जाहिर है कम होगा हॉस्पिटल में। तो ये दो मेन पर्पस हैं यहाँ पर। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल स्ट्राई सप्लाई सर्विसेज, क्या फंक्शंस हैं इसके, क्या क्या काम वहाँ पे कर रहे होते हैं, क्या परफॉर्म कर रहे होते हैं। क्लीनिंग एंड स्टरलाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल आइटम्स, डायरेक्ट सप्लाई इन ऑपरेटिंग रूम, जनरल वार्ड एंड इन आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट, preparation, labeling, packaging and storage of items, maintain current and accurate inventory of supplies, maintain the record of the effective processes, develop a cost effective program, पार्टिसिपेशन एंड रिसर्च प्रोग्राम। तो ये तमाम फंक्शन जो है सेंट्रल स्ट्राई सप्लाई रूम में आते हैं। सबसे पहले जितने भी आइटम्स हॉस्पिटल में यूज होंगे वो तमाम वहाँ पर उनकी क्लीनिंग होती है, उनकी स्टरलाइजेशन होती है। उसके बाद ये तमाम जितनी भी आपके पास मेडिकल डिवाइसेस होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, या जो आपके पास मेडिसिन जो भी वहाँ पे बन रहे होते हैं स्ट्राइल सप्लाई रूम में, स्ट्राइल नॉलेज, उन सब की सप्लाई होती है। ऑपरेटिंग रूम्स जितने भी हैं वहाँ पर, ओपीडी में, इन पेशेंट में। इसके अलावा अगर वहाँ पर इन हाउस प्रिपरेशन हो रही है, एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन हो रही है, तो उनकी प्रिपरेशन, उनकी लेबलिंग, उनकी पैकेजिंग और स्टोरेज भी उनका फंक्शन होता है। नेक्स्ट जो है मेंटेन करंट एंड एक्यूरेट इन्वेंट्री ऑफ सप्लाईज, यानी जितनी भी वहाँ पर आप ड्रग्स की बात करेंगे, अलाइड आइटम्स जो भी हॉस्पिटल में यूज हो रहा है उनको, उनकी करंट इन्वेंट्री मेंटेन करना कि आपने परचेजिंग कितनी की है, यूटिलाइज कितना हो रहा है, स्टॉक इन हैंड कितना है। तो इस तरह इन्वेंट्री को मेंटेन करते हैं। मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द इफेक्टिव प्रोसेसेस, अगर डिफरेंट प्रोसेसेस वहाँ पर यूज हो रहे हैं स्टरलाइजेशन और क्लीनिंग के लिए, प्रिपरेशन के लिए, तो उसमें मोस्ट इफेक्टिव प्रोसेसेस जो होते हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं। डेवलप अ कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम, और ऐसे प्रोग्राम के लिए नए नए प्रोग्राम डेवलप करते हैं जहाँ पे कम से कम बजट यूज हो। पार्टिसिपेशन इन रिसर्च प्रोग्राम, डिफरेंट रिसर्च प्रोग्राम वहाँ पे रन करते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल स्ट्राई सप्लाई रूम। सबसे पहले इसमें हमारे पास आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्कोप। स्ट्राई सप्लाई रूम में और मे नॉट वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ फार्मेसी, यानी सेंट्रल स्ट्राई सप्लाई रूम को बेटा ये कह रहे हैं कि मे बी पॉसिबल है कि फार्मेसी के सुपरविजन में भी काम कर सकता है और एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट भी ये वर्क कर सकता है। व्हेन इट इज नॉट ऑपरेटिंग अंडर फार्मेसी इट इज कॉल्ड CSSR और सेंट्रल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। अगर ये फार्मेसी के अंडर नहीं काम कर रहा है, एक सेपरेट डिपार्टमेंट, तो सेंट्रल स्ट्राई सप्लाई रूम या सेंट्रल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट भी इसे हम कहते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ स्ट्राई सप्लाई वेरीज हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। इसकी मैनेजमेंट जो होती है सेंट्रल स्ट्राई सप्लाई रूम की, ये वेरी करती है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। इट मे बी वर्क एज अ सब डिपार्टमेंट अंडर ऑपरेटिंग रूम सुपरवाइजर और नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर। क्यों मैनेजमेंट इसकी जो होती है वेरी करती है, क्योंकि बेटा डिपेंड करता है हॉस्पिटल का साइज कितना है, कौन कौन सी सर्विसेज वहाँ पे
प्रोवाइड की जा रही हैं, क्या वहाँ पर इन हाउस प्रिपरेशन हो रही है, क्या वहाँ एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन हो रही है, इसके हिसाब से इसकी मैनेजमेंट डिफरेंट होगी है। आया ये एज अ मेन डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं या अंडर किसी डिपार्टमेंट के एज अ सब डिपार्टमेंट काम कर रहा है, इसलिए इसकी मैनेजमेंट हम कह रहे हैं हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करती है। इट मे वर्क एज अ सब डिपार्टमेंट अंडर ऑपरेटिंग रूम सुपरवाइजर और नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर। ये एज अ सब डिपार्टमेंट भी काम कर सकते हैं अंडर ऑपरेटिंग रूम सुपरवाइजर के, यानी कि जो जितने भी ऑपरेटिंग रूम होते हैं उनके जो सुपरवाइजर होते हैं उसके अंडर एज अ सब डिपार्टमेंट, या नर्सेज जो होती हैं उनके अंडर, जो नर्सिंग का एक पूरा डिपार्टमेंट होगा उसके अंडर भी ये काम कर सकता है, या नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर भी उसके हो सकते हैं। In some hospital, this unit operates under the control of a division of surgical care. कुछ हॉस्पिटल्स में जो होते हैं ये सर्जिकल केयर का जो डिपार्टमेंट होता है उसके अंडर काम कर रहे होते हैं, उनकी सुपरविजन में काम कर रहे होते हैं। मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ सप्लाई रूम, क्या क्या मैनेजमेंट, कौन कौन लोग इसे मैनेज कर सकते हैं, इसमें हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स के मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम यहाँ बताए गए। फार्मासिस्ट कंट्रोल, नर्स कंट्रोल, फार्मासिस्ट नर्स ड्यूल कंट्रोल, ऑपरेटिंग सुपरवाइजर कंट्रोल। ठीक है जी, समझ में आ रहा है मारिया? जी बेटा मारिया, समझ में आ रहा है आपको? नूर फातिमा, क्या हो गया भाई, आवाज नहीं आ रही मुझे आप लोगों की? युसरा, आसमा, जुल्फिकार, क्या हो गया बेटा? ज्यादा समझ में आ गया या बिल्कुल नहीं आ रहा है? अल्फिया, मैम समझ में आ रहा है। जी नौशीन, यस मैम। समझ में आ रहा है? यस मैम समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है। अच्छा ये बताएं नौशीन, आप बताएं, ये बताएं क्या पर्पस क्या है सेंट्रल स्ट्राई सप्लाई रूम का, क्यों बना रहे होते हैं हॉस्पिटल में, क्यों जो है वो एक सिंपल डिपार्टमेंट, सिंपल एक रूम से स्टार्ट होकर वो अब एक एज अ मेन डिपार्टमेंट या सब डिपार्टमेंट काम कर रहा है, क्या पर्पस है इसका? मैम क्योंकि बहुत सारी डिवाइसेस इक्विपमेंट्स वगैरह की नीड होती है, उनको स्टेराइल करना होता है, इस वजह ठीक से। है, स्टाइल कर रहे हैं ना, तो क्या फिर पर्पस क्या हो गया इसका? ठीक है, जब हम स्टाइल करते हैं चीजों को तो क्या पर्पस हो जाता है, जल्दी बताएं। मैम ताकि हर चीज जो है वो फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हो। हाँ तो उससे क्या होगा फिर? मैम कंटेमिनेशन नहीं होगी, और ठीक है, और मतलब हेल्दी, मतलब पेशेंट्स जो होते हैं वो पहले से ही वो होते हैं, बीमार होते हैं, तो उनको मजीद बीमार नहीं होने देंगे। ठीक है, हम प्रोडक्ट को सेफ रखने के लिए। और इसके अलावा क्या है, आप इन्फेक्शन, हॉस्पिटल इन्फेक्शन रेट में भी आप रिड्यूस कर रहे होते हैं, उसे कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, क्योंकि हम कहते हैं ना कि आप हॉस्पिटल आप जा रहे हैं तो आप बच्चों को ना ले गए, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वहाँ पर अगर एरिया टोटली स्ट्राइल नहीं है तो क्या है, इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि आप क्या करते हैं, हॉस्पिटल इन्फेक्शन रेट को रिड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ सप्लाई रूम पर हम आते हैं। हमारे पास 4 टाइप्स की मैनेजमेंट मैंने बताई है। फार्मासिस्ट कंट्रोल परचेजिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाईज एंड प्रिपरेशन ऑफ वेरियस स्टाइल सॉल्यूशंस in sterile room are the same function as a pharmacist undertake in pharmacy। जिस तरह फार्मेसी में जो है, अगर हम कहते हैं सेंट्रल स्टाइल सप्लाई रूम फार्मासिस्ट के अंडर कंट्रोल है, तो जिस तरह फार्मेसी में अगर एज अ हेड वो काम कर रहा हो, परचेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज जो है, तमाम चीज़ों की प्रिपरेशन और फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसी तरह जो है यहाँ पे भी जो है फार्मासिस्ट जो होता है वो तमाम चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहा होता है। ठीक है, नर्स कंट्रोल, नर्स हैज फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेंडेड यूज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम कहते हैं कि नर्सेस के पास भी इन तमाम जो इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, जो मेडिसिन वहाँ पे यूज हो रही है, जो उनकी प्रिपरेशन हो रही है, उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, उन्हें चीज़ें तमाम क्लियर होती हैं, तो एज अ नर्स कंट्रोल और नर्सेज भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं CSSR को, ऑपरेशन को लुक आफ्टर करने के लिए। तो सम टाइम नर्सेस के कंट्रोल में भी CSSR रूम होता है, उसकी मैनेजमेंट जो होती है। ठीक है, थर्ड हमारे पास बेटा आ रही है
फार्मासिस्ट नर्स डुअल कंट्रोल, यानी थर्ड जो हमारे पास कंट्रोल है, मैनेजमेंट जो है सेंट्रल स्टाइल सप्लाई रूम की, उसे फार्मासिस्ट और नर्स मिल के काम कर रहे होते हैं कोलैबोरेशन में, एंड नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीनिंग, पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जितने भी वहाँ पे चीज़ें, वहाँ पर जितने प्रोसेस ऑपरेट हो रहे हैं, जो प्रिपरेशन हो रही है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें क्लीनिंग, पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो नर्सेस के कंट्रोल में होगा। एंड फार्मासिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेराइल फ्लूइड्स, यानी जितने स्टाइल प्रिपरेशन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फार्मासिस्ट की। फोर्थ जो मैनेजमेंट कंट्रोल है हमारे पास, ऑपरेटिंग सुपरवाइजर्स कंट्रोल व्हेन सेंट्रल स्टाइल सप्लाई रूम वर्क एज अ सब डिपार्टमेंट ऑफ एनी मेजर डिपार्टमेंट। अभी जो पीछे मैंने आपको ये बताया था कि डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंडर भी फार्मेसी सेंट्रल स्टाइल सप्लाई रूम जो है वो एज अ सब डिपार्टमेंट भी काम कर सकता है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि सुपरवाइजर्स के कंट्रोल में इसको रख देते हैं, इसे कहते हैं ऑपरेटिंग सुपरवाइजर कंट्रोल, कि अगर जो है हम कह रहे हैं सर्जिकल डिपार्टमेंट है उसके अंडर एज अ सब डिपार्टमेंट काम करेगा, तो वहाँ का जो सुपरवाइजर होगा उसके कंट्रोल में ये होगा या वो लुक आफ्टर कर रहा होगा। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास की मैनेजमेंट कंट्रोल है। स्टाफिंग ऑफ सेंट्रल स्टाइल सप्लाई रूम, जो स्टाफ हम अपॉइंट करते हैं वो किन बेसिस पर हम वहाँ पर सेंट्रल स्टाइल रूम के लिए हम करते हैं। स्टाफिंग शुड बी प्लान बेस्ड ऑन फॉलोइंग, यानी फॉलोइंग फैक्टर्स। स्टाफिंग जो होती है, जो प्लान हम कर रहे होते हैं वो डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इसमें क्या क्या आ गए, 3 शिफ्ट वर्किंग, मैसेंजर सर्विस, मेंटेनेंस सर्विस, स्टाफ फॉर डिफरेंट एरियाज। यानी सबसे पहले तो हॉस्पिटल में शिफ्टिंग कितने है टाइम की है जो है वो, अगर इन्होंने 2 शिफ्टें की हैं या 3 शिफ्टें जो भी की हैं उसके अकॉर्डिंग जो स्टाफ ज़ाहिर है अपॉइंट होगा सेंट्रल स्टाइल सप्लाई रूम के लिए। मैसेंजर सर्विस क्या है, क्या वहाँ से डिफरेंट चीज़ें वहाँ से सप्लाई हो रही हैं, मैं तो उसके लिए आपको मैसेंजर सर्विस के लिए भी ज़ाहिर लोग चाहिए होंगे। मेंटेनेंस सर्विस, जितने भी इक्विपमेंट्स वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं उस एरिया की तमाम चीज़ों की मेंटेनेंस के लिए स्टाफ अपॉइंट करना होगा। और स्टाफ फॉर डिफरेंट एरियाज, ये भी डिपेंड कर रहा है हॉस्पिटल के साइज पर। अगर लार्ज हॉस्पिटल की बात करते हैं, अगर उसमें सेंट्रल स्टाइल सप्लाई रूम एज अ मेजर डिपार्टमेंट काम कर रहा है तो उसमें भी डिफरेंट एरियाज हो सकते हैं कि उन्होंने स्टाइल और नॉन स्टाइल को जो प्रिपरेशन है, उनकी पैकेजिंग है, उनकी लेबलिंग है, ठीक है, उनकी डिस्पेंसिंग है, उसके अगर डिफरेंट एरियाज बनाए हुए हैं तो उसके लिए जो है वो आपको डिफरेंट स्टाफ भी अपॉइंट करना है उन एरियाज के अकॉर्डिंग। पर्सनल नीडेड फॉर सेंट्रल रूम मस्ट बी ट्रेंड एंड स्किल्ड एंड द प्रिंसिपल ऑफ स्टेलाइजेशन। जितने भी लोग अपॉइंट कर रहे हैं हम स्टाइल रूम के लिए, उनको किन किन चीज़ों में स्किल्ड होना चाहिए या ट्रेंड होना चाहिए, उसमें हमारे पास स्टेलाइजेशन है, यूज़ ऑफ ऑटोक्लेव है, ऑटोक्लेव की अवेयरनेस होनी चाहिए, किस तरह उसकी वर्किंग होती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं सर्जिकल के, उनकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। डिसअसेंबल कितने कैसे करेंगे, जितने इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर इक्विपमेंट्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं वो अगर डिसअसेंबल्ड भी होते हैं तो किस तरह डिसअसेंबल्ड होंगे, असेंबल्ड होंगे, उनकी क्लीनिंग कैसे होगी, डिकंटामिनेशन कैसे करते हैं, कौन से प्रोसेसेस यूज़ होते हैं डिकंटामिनेशन के लिए। इन तमाम चीज़ों के एक तो ट्रेंड होना चाहिए और स्किल्ड होने चाहिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे यूज हो रहे हैं। इसके अलावा बेसिक माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोलॉजिकल टेस्टिंग, बेसिक माइक्रोबायोलॉजी की अवेयरनेस होनी चाहिए और बायोलॉजिकल टेस्टिंग में कौन कौन से टेस्ट यूज होते हैं, क्यों यूज होते हैं, इन तमाम की नॉलेज उनके पास मौजूद होनी चाहिए। ऑर्गेनोग्राम क्या होगा, किन किन पोस्टों पे वहाँ पे लोगों को अपॉइंट किया जाता है, इसमें हमारे पास आ जाता है सेंट्रल स्टाइल सप्लाई डिपार्टमेंट सुपरवाइजर होता है, उसके बाद सेंट्रल स्टाइल सप्लाई डिपार्टमेंट अटेंडेंट होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, मैसेंजर्स होते हैं, बॉयलर अटेंडेंट होते हैं, क्लर्क होते हैं, और इसके अलावा लास्ट में हमारे पास जो होता है वो क्लीनिंग पर्पस के लिए लोगों को अपॉइंट किया जाता है। तो ये एक हमारे पास प्रॉपर ऑर्गेनोग्राम होता है सेंट्रल स्टाइल सप्लाई रूम के लिए। इसके अलावा ये वेरी भी कर सकता है बेटा, डिपेंड करता है, अगर उन्होंने डिफरेंट एरियाज बना दिए उसमें मजीद सब डिवीजन कर रहे हैं तो वहाँ पे जो स्टाफ अपॉइंट होगा वो भी ऐड हो जाएंगे। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एज अ मैनेजर ऑफ ट्रायल रूम, अगर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को एज अ मैनेजर जो है वहाँ पर अपॉइंट किया गया है इस ट्रायल रूम के लिए तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, इसमें हमारे पास आएगा परचेजिंग ऑफ सप्लाईज, रिसीविंग एंड स्टोरेज ऑफ सप्लाईज,
dispensing of supplies, distribution of supplies, charging, inventory and accounting procedures, manufacturing in bulk, manufacturing of sterile and non-sterile products. यानी अगर हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट एज अ मैनेजर ऑफ स्ट्राइल रूम वहाँ पर अपॉइंट होता है तो उसकी सबसे पहले तो ये है कि परचेजिंग सप्लाईज, जो चीज़ें सप्लाई करनी है उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उसकी परचेजिंग यानी उसकी प्रोक्योरमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्रोक्योरमेंट आपको किस तरह करनी है, एनुअली करनी है, बाय एनुअल करनी है, क्वार्टरली करनी, जिस तरह भी कौन कौन से आइटम परचेज करने हैं, ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद रिसीविंग एंड स्टोरेज ऑफ जितने भी आइटम्स मेडिसिन के अलावा जो परचेज हो रहे हैं तमाम चीज़ों की स्टोरेज किस तरह करनी है, डिस्पेंसिंग किस तरह करनी है, किन किन मेथड को, इन पेशेंट में कौन सा मेथड यूज़ करना है, आउट पेशेंट में कौन से मेथड यूज़ होंगे डिस्पेंसिंग के, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन से मेथड डिफरेंट है, हॉस्पिटल इन पेशेंट या आउट पेशेंट में डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रही होती है ये किस तरह करेंगे। ये बेटा ये डिस्पेंसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, परचेजिंग आप जो है ना, जो हमने इससे आगे के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, ये तो जाहिर है हमारा मेरे ख्याल से 7th लेक्चर है, इसके बाद जो अपलोड हुए सब में डिटेल में ये चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, इसके बाद चार्जिंग, इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर, चार्जिंग किस तरह करनी है, ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन में हमने डिफरेंट मैथड्स पढ़े हुए थे वहाँ पर, उसमें आपने चार्ज और नॉन चार्ज भी पढ़ा हुआ था, वहाँ पे डिटेल में है। काउंटिंग प्रोसीजर्स कौन कौन से होंगे, मैन्युफैक्चरिंग इन बल्क में जो हम मैन्युफैक्चरिंग बल्क जब पहला चैप्टर हम पढ़ रहे थे वहाँ पर आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग इन बल्क, जो प्रिपरेशन हो रही होती है नॉन स्टाइल स्टाइल की किस तरह हो रही है, कौन कौन से वहाँ पे चीज़ें हम यूज़ कर रहे थे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टाइल एंड नॉन स्टाइल प्रोडक्ट्स, इसके अलावा स्टाइल और नॉन स्टाइल की जो मैन्युफैक्चरिंग होगी कौन से मेथड यूज़ होंगे, कौन कौन से आपको मटेरियल वहाँ पे हमें परचेज करना, तो ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की हो जाती है अगर उसको मैनेजर हमने CSSR अपॉइंट किया है तो। प्लानिंग ऑफ CSSR, अगर एक हॉस्पिटल बनाया है आपने उसके बाद अब आप चाह रहे हैं कि नया हॉस्पिटल स्टार्ट किया, अब हमें उसमें SSR रूम भी सेपरेट बनाना है, तो उसकी प्लानिंग के लिए हमें किन किन चीज़ों की स्कीमिंग करनी होती है, इसमें हमारे पास आ जाएगा लोकेशन, लेआउट डिज़ाइन है, वर्क स्टेशन है, स्पेस एलोकेशन है एंड इक्विपमेंट है। लोकेशन है, CSSR should be located among the areas frequently requiring its services, यानी CSSR को हमें कोशिश करनी चाहिए हॉस्पिटल में ऐसी जगह उसकी लोकेशन हम बनाएं जहां मैक्सिमम सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकें इजीली और जहां पे मैक्सिमम लोगों का फ्लो हो ताकि वहां से चीज़ें आपको एरियाज में इजीली आप पहुंचा सकें। In the hospital, if pharmacy and CSSR are combined under one management, both units should be combined physically or adjacent to one another. यानी सबसे पहले तो हमने लोकेशन पे ये कह दिया कि हम ऐसी जगह पर वो हम उसकी लोकेशन बनाएंगे हॉस्पिटल में जहाँ से मैक्सिमम सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकें इजीली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। इसके अलावा कह रहे हैं कि फार्मेसी और CSSR जो होता है वो एक मैनेजमेंट के अंडर भी हो सकता है। ठीक है, अगर एक मैनेजमेंट के अंडर आ रहा है तो फिजिकली कंबाइंड होना चाहिए उनको, या अगर फिजिकली एक साथ नहीं रख सकते तो एडजेसेंट टू वन एंड अदर, यानी अगर फार्मेसी है तो उसी के बराबर में आपके साथ जो होना क्या होना चाहिए CSSR रूम होना चाहिए अगर वन मैनेजमेंट के अंडर आ रहा है। लेआउट डिजाइन में हम देखते हैं सेपरेशन ऑफ स्टाइल एंड नॉन स्टाइल एरियाज। लेआउट डिजाइन में हम सबसे पहले ये करते हैं कि हम सेपरेट कर देते हैं स्टाइल और नॉन स्टाइल एरिया को। द रूम शुड हैव 2 doors, 1 फॉर एंट्री एंड 1 फॉर एग्जिट। और फिर जब आपने स्टाइल और नॉन स्टाइल को सेपरेट किए तो उनके डोर्स भी एंट्री और एग्जिट के लिए, यानी एक रूम जो एक डोर उसका होना चाहिए जहां से तमाम इन्वेंट्री इनोरियो और एग्जिट के लिए सेपरेट डोर होना चाहिए। एफिशिएंट वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए। अ गुड लेवल ऑफ लाइटनिंग टू लोअर द रिस्क ऑफ इंजरी, लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए ताकि इंजरी के जो रिस्क हो वो चांसेस जो वो कम हो जाएं। इजीली पासिंग ऑफ मटेरियल टू डिफरेंट वर्क स्टेशन, और वहाँ से जो डिफरेंट वर्क स्टेशन बनाए हुए वहाँ पर इजीली आप ट्रांसफर कर सकें मटेरियल को। स्टोर इन स्टाइल स्टोरेज रेडी टू डिस्पेंस, और जो स्टाइल स्टोरेज एरिया हो वहाँ चीज़ों प्रॉपरली जो स्टोर होनी चाहिए ताकि वो रेडी टू डिस्पेंस हो या इजीली डिस्पेंसिंग के लिए वहाँ से सप्लाई की जा सके।
वर्क स्टेशन, केयरफुल प्लानिंग शुड बी रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट वर्किंग। वर्क स्टेशन भी बेटा मैंने बताया था आपको क्या है, क्या बताएंगे वर्क स्टेशन में, अभी मैंने इससे पहले आपको बताया है। अर्शिमा लतीफ बताइए बेटा, क्या वर्क स्टेशन किस पे डिपेंड कर रहा होता है जी? क्या हो गया भाई? फिजा अयूब, फिजा आप बताएं। फिजा बताइए, आवाज आ रही है बेटा मेरी? इफ्रा, जी बेटा आवाज आ रही है? जी आवाज नहीं आ रही? फिजा, इफ्रा, मारिया कासिम, निमरा, निमरा आप बताइए। मैम मैं अभी आई हूँ, असल में मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था। यूसरा आप बताएं। जी वर्क स्टेशन को कैसे मैंने बताया, क्या होता है वर्क स्टेशन, किस पे डिपेंड कर रहा होता है कि कितने वर्क स्टेशन हों? कौन बताएगा? ये तो बहुत आसान सी चीज है, अभी तो बताया बेटा मैंने आप लोगों को। जी नहीं समझ में आ रहा है क्या? जल्दी बताएं। नूर फातिमा, नौशीन आप बताइए वर्क स्टेशन। मैम अभी आपने जब ये वर्क स्टेशन वाला पढ़ाया था, मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया था, फिर क्या मैंने हो दोबारा गया से ज्वाइन बेटा? किया। मैंने दोबारा ज्वाइन किया था मैम। The careful planning should be required for efficient working। यानी प्रॉपर वर्किंग के लिए हमें वर्क स्टेशन के लिए प्लानिंग की जरूरत होती है। द प्लानिंग ऑफ वर्क स्टेशन कंसिस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर, टाइप्स एंड साइज ऑफ वर्क स्टेशन रिक्वायर्ड। प्लानिंग में हम ये देखते हैं कि हमें जो भी वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो कितने, उसके हमें करना है कि कितने नंबर्स में आप जो वहाँ पर जो है इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उनकी स्टेलाइजेशन है वो, या जो वहाँ प्रिपरेशन हो रही है वो कितनी है, उनका साइज क्या है, कितनी कितनी टाइप्स की प्रिपरेशन हो रही है, इसके हिसाब से मैंने बताया था ना बेटा वर्क स्टेशन होते हैं। यानी हॉस्पिटल का एरिया जितना आपका कवर जितना ज्यादा बड़ा होगा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ बेड्स होंगे, जितने ज्यादा इन पेशेंट, जितना ज्यादा आउट पेशेंट का फ्लो होगा, उसके हिसाब से आप प्रॉपर स्टेशंस बनाएंगे। क्योंकि अगर वहां पर इन हाउस प्रिपरेशन ज्यादा हो रही है, आपके पास आईवी एडमिक्सचर है या नॉन स्टाइल प्रोडक्ट्स की ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सप्लाई ज्यादा है, तो लेबलिंग भी उसकी ज्यादा होगी, डिस्पेंसिंग भी ज्यादा होगी, तो इसी तरह वर्क स्टेशन बन जाते हैं। ठीक है, स्पेस एलोकेशन है, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ हॉस्पिटल एंड दैट ऑफ द स्ट्राइल रूम। स्पेस जो आप हम देंगे उसके लिए सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम को, ये भी डिपेंड कर रहा है कि हॉस्पिटल का साइज कितना बड़ा है। द स्पेस शुड बी इनफ फॉर डिसअसेंबलिंग, स्टरलाइजिंग, असेंबलिंग इक्विपमेंट एंड फॉर स्टोरेज। और इसके जो है साइज इतना इनफ होना चाहिए जहाँ पे इजीली जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं, इक्विपमेंट, उसकी डिसअसेंबलिंग हो सके, उसकी स्टरलाइजेशन, उसकी दोबारा अगर यूज करना है उसकी असेंबलिंग इक्विपमेंट्स की, और प्रॉपर स्टोरेज हो सके चीजों का। द इक्विपमेंट नीडेड फॉर दिस फैसिलिटी शुड बी प्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल लेमिनर फ्लो हुड। यानी अगर हम स्ट्राइल प्रोसीजर्स की हम बात करें तो स्ट्राइल वर्किंग के लिए हमें लेमिनर फ्लो हुड की जरूरत होती है। ठीक है, वैसे तो आप एक प्रॉपर पूरे रूम को भी आप जो है वो स्टरलाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं, अगर हमारे पास इतने बजट नहीं है तो सिंपल हम लेमिनर फ्लो हुड यूज करके भी हम स्ट्राइल मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे, या जो भी स्टाइल आपको वर्किंग वहाँ पे करनी है वो हम तमाम काम लेमिनर फ्लो हुड के अंदर कर सकते हैं। आप लोगों ने भी तो लेमिनर फ्लो हुड यूज किया होगा ना बेटा, सेकेंड ईयर में यूज किया था आप लोगों ने माइक्रो की लैब में? यस मैम। क्यों यस किया था? मैम। क्या जरूरत, मैम माइक्रो की लैब में ऐसे ही कर लेते, क्या जरूरत थी आप जो है वो लेमिनर फ्लो हुड मैम के वो अंदर? बैक्टीरियल ग्रोथ जब हम लोग करवा रहे होते थे, या फिर वो
मीडियाज यूज करते थे तो उसको उनके अंदर यूज वो तो करते बेटा थे आप अगर आप जो है ना उसमें स्ट्रिकिंग कर रहे हैं या इनोकुलेशन कर रहे हैं तो वो तो आप लेमिनर फ्लो हुड के भी बगैर कर सकते हैं। क्यों लेमिनर फ्लो हुड के अंदर कर रहे होते हैं हम? मैम ताकि इन्वायरमेंट में जितने भी माइक्रो जी, ऑर्गेनिज्म ताकि प्रेजेंट हैं वो कंटेमिनेशन ना हो सके, जो रिजल्ट आए वो आपके सही आए। ऐसा ना हो कि इन्वायरमेंट के बैक्टीरिया भी उसे कंटेमिनेट कर दें उस मीडिया को, ठीक है। या जिसमें भी आप चेक कर रहे होते हैं कि क्या इसमें कंटेमिनेशन है, कोई भी चीज़ आप जूस ले रहे हैं या वाटर ले रहे हैं उसमें आपने चेक कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो एयर के भी बैक्टीरिया उसमें आ जाए। इसीलिए तमाम काम जो होता है आप लेमिनर फ्लो हुड के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। Standardization Committee, a Standardization Committee or Current Practices Committee is an institutional group delegated with responsibilities of investigation, developing and standardizing procedures and equipments needed. यानी स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी वहाँ पर इन तमाम चीज़ों को, जितना भी CSSR में जितने भी परफॉर्म हो रही होती हैं चीज़ें, उनको लुक आफ्टर करने के लिए या उनको मॉनिटर करने के लिए हॉस्पिटल में कमेटी मौजूद होती है, जिसे हम स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी या करंट प्रैक्टिसेस कमेटी भी कहते हैं। जिसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? with responsibilities of investigating, developing and standardizing procedures and equipments needed। यानी वो देख रहा होता है कि वहाँ पर वो इन्वेस्टिगेट करता है या चीज़ें डेवलप करता है। इसके अलावा जो प्रोसीजर्स वहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, उनकी किन चीज़ों की ज़रूरत है, जो मेथड वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं वो स्टैंडर्ड मेथड हैं या नहीं है, ये तमाम काम जो होता है किसका होता है? करंट प्रैक्टिसेस कमेटी का, कि तमाम चीज़ों को मॉनिटर करे, इवेलुएट करे। The purpose of the committee is to ensure proper use, reduction in duplication of inventory and standardization of procedures। उसका एक पर्पस ये भी होता है कि जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पर जो यूटिलाइज हो रही हैं उनका प्रॉपर यूज़ हो, रिडक्शन इन डुप्लीकेशन ऑफ इन्वेंट्री। ऐसा तो नहीं है कि इन्वेंट्री इन हैंड जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, डुप्लीकेशन हो रही है, बार बार वही चीज़ें स्टोर में भी पड़ी हुई हैं और बार बार जो परचेज हो रही हैं, तो डुप्लीकेशन ना हो इन्वेंट्री की, प्रॉपर इन्वेंट्री मेंटेन हो, सप्लाई एंड डिमांड में बैलेंस हो। ये तमाम चीज़ें जो होती है ये करंट प्रैक्टिसेस कमेटी या स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी देख रही होती है। एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर, और जितने भी प्रोसीजर वहाँ पे यूज हो रहे हैं उसको स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हों, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हमारा आज का लेक्चर वाइंड अप हो जाता है। चलें, कौन इसको थोड़ा सा मुझे बताएगा क्या क्या चीजें पढ़ी हैं आज आपने? जल्दी बताइए, रिवाइज करें। और अभी आप जाएंगे नहीं, सेकंड लेक्चर 8 भी हमें डिस्कस करना है। जी नौशीन बताइए, ठीक है। अभी ये अगर टाइम हमारा आउट हो जाएगा तो मैं आपको दूसरा लिंक भेज दूंगी और इसके बाद जो इसी से रिलेटेड लेक्चर उसको भी हम यहीं पर डिस्कस कर लेंगे। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है वो, ये भी बहुत आसान था। सेंट्रल स्ट्राई सप्लाई रूम, क्या क्या चीजें हमने यहाँ डिस्कस की हैं बेटा जल्दी बताइए। जी नौशीन, मैम आप लोगों की आवाजें क्यों नहीं आती हैं? मैम हमने CSSR पढ़ा है जो कि एक होता है स्टीराइल और नॉन स्टीराइल सप्लाईज जो हॉस्पिटल में जा रही होती हैं उनको मेंटेन मतलब स्टीराइल करते हैं, ठीक है। वहाँ पर वो फार्मेसी के अंडर कंट्रोल भी हो सकता है या फिर वो नहीं भी हो सकता, ठीक है। और ये कि जहाँ पर अगर वो जिस जगह पर हॉस्पिटल में प्रेजेंट है वहाँ पर फ्लो लोगों का ज्यादा हो, यानी इजीली सप्लाई हो सके वो थ्रू आउट द हॉस्पिटल चीजें। शाहजेब आप बताएं आगे। जी शाहजेब फंक्शन बताएं मुझे। जी शाहजेब, क्या हुआ बेटा, आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी, आप लेट आए बहुत, जल्दी बताइए। शाहजेब, निमरा, निमरा अब आप बताएं फंक्शंस क्या हैं इसके। जी अब तो आ गई थी ना आप, जल्दी बताइए क्या हो गया भाई, क्या मसला क्या है, तुम लोगों को पढ़ना नहीं है? जल्दी करो, जल्दी बताओ। वरीशा, वरीशा फरमान, वरीशा आप बताइए बेटा मुझे फंक्शंस क्या हैं सेंट्रल सप्लाई रूम के।
मैम सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम के फंक्शंस यही है ना कि मतलब क्लीनिंग और आपकी पैकेजिंग लेबलिंग वगैरह के जो है आप करवाता है जो ठीक भी है, इसके आपके अलावा प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, और और जो है ये ये बेटा कॉस्ट ऐसी इफेक्टिव चीजें होता नहीं है है। कि आप रट्टा लगाएं। आपको खुद अगर आप जो है थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर भी कंप्लीट करके आ चुके हैं, तो अगर सेंट्रल स्टाइल सप्लाई रूम की नहीं भी बात हो रही है, कि स्टाइल सर्विसेज नॉन स्टाइल सर्विसेज की बात हो रही है, और वहां आप एज अ मैनेजर अगर आपको अपॉइंट किया जाएगा, तो आपको इतनी तो अवेयरनेस होनी चाहिए ना कि क्या क्या चीजें हैं। कोई बहुत मुश्किल चीज तो है नहीं कि बड़े मुश्किल फॉर्मूले हैं और याद नहीं हो रहे। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, शाबाश। हाँ, और बताइए, और कौन बताएगा? नूर, आप बताइए जी। नूर, निमरा। मैम स्टेराइल सप्लाई में ये इनका फंक्शन ये है कि हम जो भी हॉस्पिटल में। नाम बताओ। नूर फातिमा। अच्छा नूर, चलो बताओ, शाबाश। मैम ये है कि हमारे पास हॉस्पिटल में जैसे जनरल वार्ड में या ऑपरेटिंग रूम में जितने भी स्टेराइल प्रोडक्शंस जो जा रहे हैं वो मतलब डायरेक्टली जाए, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व ना हो, ताकि कोल्ड चेन जो है वो मेंटेन रह सके। ठीक है। और ये कि हम हर चीज़ के स्टेरिलाइजेशन का ख्याल रखें, और लेबलिंग है कॉस्ट इफेक्टिव, वो सब चीज़ें, ठीक है, ये है फंक्शन। ठीक है जी। और कौन बताएगा? क्या मैनेजमेंट बताइए, कौन बताएगा? मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ, जल्दी बताएं। इफ्रा, आप बताइए, मैनेजमेंट कंट्रोल बताएं आप जी। इफ्रा, आवाज आ रही है मेरी? यस बताइए इफ्रा, आप बताएं, मैनेजमेंट कंट्रोल बताएं। इतनी डिटेल में मैंने बता दिया, अभी भी नहीं याद हुआ है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, शाबाश बेटा। 4 टाइप्स की मैनेजमेंट कंट्रोल बताई ना मैंने आपको यहाँ पर जी। इफ्रा बताइए, आप शुरू से आई थी लेक्चर में जी। इफ्रा, आवाज आ रही है बेटा मेरी? नहीं आ रही है जी। कौन बताएगा मैनेजमेंट कंट्रोल? कौन फार्मेसी बताएगा? अल्फिया, जी। अल्फिया कलाम। यस मैम, आपने इसमें हाँ अल्फिया, आप बताइए बेटा, मैनेजमेंट कंट्रोल बताएं इसकी। यस मैम, आपने इसमें ये बताया था कि 4 टाइप्स की होती हैं, फार्मासिस्ट, नर्स, फार्मासिस्ट एंड नर्स दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, और फिर जो है वो ऑपरेटिंग सुपरवाइजर, मतलब कि स्पेशली जो उसमें स्पेशलाइज हो वो लोग भी हो सकते हैं। फार्मासिस्ट में ये है कि फार्मासिस्ट भी हो सकते हैं, मतलब और नहीं भी हो सकते हैं। नर्स भी कर सकती हैं इनको मैनेज, ठीक है, और फार्मासिस्ट और नर्स दोनों जो है वो कॉपरेशन में भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड जो सुपरवाइजर्स कंट्रोल होते हैं जो स्पेशलाइज्ड हों वो भी कर सकते हैं। ठीक है। ऑर्गेनोग्राम बताओ भाई, कौन बताएगा जल्दी? फिजा, फिजा बताइए, फिजा बताएं बेटा जी। लिंक करके चली गई हैं क्या आप? निमरा, निमरा आप बताइए, ऑर्गेनोग्राम बताएं बेटा निमरा। मैम मैं इस वक्त थी नहीं, मैं आगे से आई थी, आप आगे से पूछ लीजिएगा, मैं नौशीन आंसर आप कर दूंगी। बताएं, नौशीन। मैम मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया था यहाँ पर। क्या हो गया बेटा? मैम यस मैम, ये स्लाइड मिस हो गई थी बेटा मुझसे। कुछ भी नहीं, ऑर्गेनोग्राम में सबसे पहले सुपरवाइजर है, फिर अटेंडेंट है, टेक्नीशियन है, मैसेंजर्स हैं, अटेंडेंट फिर आ जाएंगे आपके पास, बॉयलर अगर वहां पर है, क्लर्क आ जाएंगे, एट दी एंड जो है वो हमारे पास जो होते हैं क्लीनिंग पर्सन आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने कहा था ऑर्गेनोग्राम जो रहा है इससे डिफरेंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है हॉस्पिटल का साइज कितना है, स्टाफ अगर ज्यादा अपॉइंट है तो इसको मजीद वो सब डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एज अ मैनेजर वहां पर है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी? यहाँ पे थी आप निमरा जी? निमरा नो मैम, मैं यहाँ पे नहीं थी। कहाँ पे आई हैं आगे थी नौशीन? मैम, असल में हमारे यस मोबाइल मैम ऑफ। मैं थी।
नौशीन आप बताइए फिर। मैम वो अगर फार्मासिस्ट सॉरी अगर फार्मासिस्ट फार्मासिस्ट मैनेजर ऑफ यस स्ट्राइल रूम यस है मैम तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी? मैम वो परचेज करेगा ठीक और है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग डिस्पेंसिंग करेगा, जितनी भी ठीक है, सप्लाईज आ रही हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करेगा और ठीक, चार्जिंग करेगा, इन्वेंट्री कंट्रोल करेगा और ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ठीक है, बल्क की वेरी किस गुड, तरह ठीक से है, होनी है ठीक और है, ठीक है, स्टीराइल और नॉन स्टीराइल ठीक है। प्रोडक्ट्स की। कौन है? निम्रा बात करी, कौन बात करे? मशीन। नौशीन, नौशीन वेरी गुड, अच्छा बताया बेटा आपने। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी क्या होती है जी? कौन बता रहा है? मैं मैम नाम लूं? मैम मैं बताऊं? कौन? निम्रा? इफ्रा? जी बताइए। मैम, ये वो कमेटी होती है जो इन्वेस्टिगेशन करती है, डेवलप करती है प्रोसीजर्स, और ठीक है, प्रोसीजर्स देखती है कि ठीक है, स्टैंडर्ड से है कि नहीं है, जो भी इक्विपमेंट्स नीडेड है हमें। ठीक है, सही है। और जितने इस भी कमेटी का पर्पस ये होता है कि जो भी प्रोसीजर यूज हो रहा है वो प्रॉपर यूज हो और कोई डुप्लीकेशन नहीं हो, किस मतलब चीज में? रिड्यूस हो जाए उनकी डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन किस चीज में हम कह रहे हैं? इन्वेंट्री। ठीक है, क्या मतलब हुआ? ये हमने ये कहा था ना, टर्नओवर रेट हमने पढ़ाया था, याद है? टर्नओवर रेट पढ़ाए हुए आगे का लेक्चर। परचेजिंग में टर्नओवर रेट होता है, हर हर ड्रग का एक पार लेवल होता है, पढ़ा था ना हमने बिल्कुल स्टार्ट में, पार लेवल क्या होता है। तो उसके हिसाब से हमने कहा है डुप्लीकेशन ना हो जाए। आप पार लेवल जब हम मेंटेन करते हैं हर मेडिसिन का, तो क्या होता है, ड्रग की जो होती है वो, किसी भी ड्रग की या जितने भी अलाइड आइटम्स वो यूज हो रहे होते हैं उसकी डुप्लीकेशन नहीं होती है। यानी ऐसा नहीं होता कि स्टॉक के स्टॉक पड़े हुए, उनकी सप्लाई नहीं हो रही, उनकी डिमांड है नहीं, और आपने इन्वेंट्री पे इन्वेंट्री आप परचेज किए जा रहे हैं, तो डुप्लीकेशन नहीं होती है। ठीक है, कमेटी ये भी चीजें देख रही होती है। ठीक है, और जी कुछ पूछना है आज के लेक्चर में आप लोगों को? और अभी आप लोग जाएंगे नहीं, मैं इसके बाद एक और सेकंड लिंक भेज रही हूँ जिसमें इसके बाद वाला लेक्चर है, ताकि वो भी आप दोनों एक साथ पढ़ लेंगे तो दोनों चीजें आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। और नेक्स्ट वीक में आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का आपका जो है वो एमसीक्यूज का टेस्ट है। मैं एक दिन पहले बता दूंगी, अपलोड करूंगी, 1 घंटे का मैं टाइम दूंगी आप लोगों को, और उस 1 घंटे में आप लोगों को वो सॉल्व करना होगा। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट और मैम सेकंड चैप्टर का आपका क्विज होगा। अच्छा, सेकंड चैप्टर में जो है ना बेटा, आपकी थर्ड चैप्टर की चीजें भी आ जाती हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर आपका बल्क एंड स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, और थर्ड चैप्टर में मेरा ख्याल से जो चीजें आ रही हैं वो हाइपर एलिमेंटेशन आ रहा है, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स आ रही हैं, ऑप्थेल्मिक ड्रग्स आ रही हैं, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है। तो ये तमाम आपकी सेकंड में भी आएंगी, क्योंकि ये तमाम स्टाइल हैं। ठीक है, तो ये सेकंड में, इसका मतलब है कि क्विज के लिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर तीनों हो जाएंगे इंक्लूड। ठीक है, ठीक है, यहाँ ओके पे मैम। मैं बेटा आज का लेक्चर वाइंड अप कर रही हूँ। फिर मैं अभी आपको जो है ना उसके लिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसके लिए मैं लिंक भेज देती हूँ आपको। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा, पूछिए, कुछ पूछना है? मैम नहीं पूछना नहीं है मैम, अभी आप शाहजेब का नेम कॉल कर रही थी ना जी, क्वेश्चन के लिए, तो जी, मैम उनको मैसेज किया था, उनका नेट सही नहीं चल रहा था, उनको आवाज नहीं आ रही थी, तो उनका मैसेज आया कि आपको बता दी, उनको आवाज ही नहीं आ रही थी सही, उनको पता ही नहीं चला क्वेश्चन का, तो नेट सही नहीं चल रहा। चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है। चलें ठीक है बेटा, ठीक है, यहाँ पे मैं वाइंड अप कर रही हूँ, और अभी मैं आपको 5 मिनट में दूसरा लिंक भेज देती हूँ, तो हम वो भी कर लेंगे। ठीक है, चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज।